अगली सुबह सरान सीधा रिया के कमरे में आता है और उसका सारा सामान पैक करने लगता है, जिसे देखकर रिया को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि सरान उसे जल्द से जल्द उसके घर वापस भेजना चाहता है। इसलिए वो कहती है, मैं अपना सामान खुद पैक कर लूंगी, तुम्हें पैक करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, याद रखना, तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझ पर ब्लेम मत ठोकना कि मैंने तुम्हें छोड़ा है। और बेचारी यही सारी बातें कह कहकर रोने लगती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तो उसका सामान जैसे ही पैक होता है, सरान वैसे ही उसका बैग लेकर बाहर चला जाता है और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो बेचारी रिया सैड होकर अपने घर वापस जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ जाता ही नहीं, तो फिर सरान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। इसलिए वो सरान से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम तो मुझे घर छोड़ने वाले थे ना। फिर सरान कहता है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें घर वापस भेज रहा हूँ, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा सामान पैक करने को कहा था। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ जो अपनी नई नवेली दुल्हन को उसके मायके भेजूंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे कि शादी को बस एक हफ्ता ही हुआ और दुल्हन मुझे छोड़कर चली गई, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। भले ही तुम मुझे छोड़ना चाहो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारी शादी हुई है और अब तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ ही बिताना होगा। और सरान ये कहकर उसे टीज करने लगता है। तो बेचारी रिया को सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि सरान उसके साथ इस तरह बिहेव करता है कि जैसे उसके साथ उसने कुछ बुरा किया ही ना हो। उसके बाद सरान रिया को अपने साथ उस गाँव में रहने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर गांव का मुखिया उसे नई नवेली दुल्हन समझकर उसे खूब चिढ़ाता है और उसे सुहागरात को लेकर नए नए टिप्स देता है, जिसे सुनकर रिया पूरी तरह से शर्मा जाती है और बेचारी उठ पुट कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद मुखियाइन उन दोनों को रहने के लिए एक घर देती है, जो मुखिया अपने बेटे की शादी के लिए बनाया होता है, लेकिन उस डाकू ने उसके बेटे को जान से मार दिया होता है और उसकी बेटी को लेकर फरार हो गया होता है, जिस वजह से बेचारा मुखिया वो घर किसी को नहीं दे पाता। इसलिए वो घर वो उन दोनों को रहने के लिए देता है, ताकि सरान इसी घर में रहकर उस डाकू को पकड़ सके और उसे उसके किए की सजा दिलवा सके। रिया जब उस मुखियाइन की ये स्टोरी सुनती है तो उसे मुखियाइन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। और उसके बाद रिया जब उस घर को देखती है तो उस घर में बस एक ही कमरा होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और मुखियाइन को कहती है, यहाँ तो बस एक ही कमरा है, इसमें हम दोनों कैसे रहेंगे। तो इस बात पर मुखियाइन हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें दो कमरों की क्या जरूरत है, तुम दोनों की तो शादी हो गई है, तो तुम दोनों तो एक ही कमरे में रहोगे ना। तो बेचारी रिया ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो अपने रिश्ते की सच्चाई मुखियाइन को तो नहीं बता सकती ना। इसलिए वो मुखियाइन से 2 मच्छरदानी मांगती है, ताकि वो अपना और सरान का बेड अलग अलग रख सके और आराम से सो सके। तो वो कहती है, ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक मुझसे मांग लेना। और वो मुखियाइन ये कहकर उन दोनों के लिए खाना बनाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी सरान मुखियाइन को कहता है कि रिया भी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ पर सरान रिया के सामने बैगन की सब्जी की फरमाइश करने लगता है, जिसे सुनकर रिया को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें ये सब्जी खानी है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तभी तुम्हें ये सब्जी मिलेगी। और रिया ये कहकर सरान के हाथ में सब्जी थमा देती है और उसे काटने को कहती है। तो बेचारे सरान को सब्जी काटना बिल्कुल भी नहीं आता। तो रिया जब ये देखती है तो वो सरान से पूछती है, तुम्हें ये सब्जी इतनी पसंद है कि तुम इस सब्जी को खाने के लिए ये काम भी करने को तैयार हो गए। तो सरान कहता है, हाँ, मुझे ये सब्जी बहुत ही पसंद है। और वो ये कहकर सब्जी काटने लगता है। तो रिया यहाँ पर उसकी हेल्प करती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, जहाँ पर सरान रिया को अपने डैड के बारे में बताता है कि मेरे डैड एक बिजनेसमैन थे, लेकिन मेरे जैसे ही एक ऑफिसर ने मेरे डैड को धोखा दे दिया, जिस वजह से उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। रिया जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सरान से पूछती है, क्या इसी वजह से तुम ऑफिसर बने। फिर सरान उसे बताता है कि नहीं, मैं बस लोगों की हेल्प करने के लिए ऑफिसर बना, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह तुम्हें अपना फेवरेट काम करने में मजा आता है ना, उसी तरह मुझे ये काम करने में मजा आता है। रिया जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से ढेर सारी गप्पे मारते हैं। और उसके बाद खाना बन के तैयार हो जाता है, जहाँ पर रिया सारे लोगों को अपने हाथ का बना खाना खिलाती है, जिसे खाकर वो लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। लेकिन इस तारीफ के बीच भी वो लोग उसे टीज करना बिल्कुल भी नहीं भूलते, जिस वजह से बेचारी रिया शर्मा जाती है। दूसरी ओर सरान की मॉम उन दोनों को समझाती है कि तुम दोनों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए अपने अपने घर जाओ और वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम सुलझाओ, क्योंकि जिस मकसद की वजह से तुम दोनों यहाँ पर थे वो मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ना ही सरान तुम्हारी लाइफ में वापस आ सकता है और ना ही रिया तुम्हारी लाइफ में, इसलिए तुम
दोनों की बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ना कि दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाओ। और वो ये कहकर उन दोनों को अपने घर से रफा दफा कर देती है। तो ड्राइवर भी उन दोनों को ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है और वहाँ जाकर उन दोनों को कहता है कि अब दोबारा यहाँ पर कभी भी वापस मत आना। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा अरुण सोचता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। सरान ऑलरेडी रिया को कहीं पर लेकर चला गया है और रिया की सासू माँ ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। तो अब चाहकर भी वो दोनों यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसलिए वो दोनों वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी दिया ट्रेन से उतर जाती है, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं होता सरान को छोड़ने का, और वो सरान को दोबारा हासिल करने के लिए दूसरा प्लान बनाने लगती है। इधर अरुण जब दिया की ये सारी हरकत देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि पता नहीं अब दिया कौन सा कारनामा करने वाली है। दूसरी ओर रिया सरान का इंतजार कर रही होती है। तभी उधर से सरान आता है और रिया को इस तरह इंतजार करते हुए देखकर वो बहुत ही खुश होता है। तो वो रिया को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तुम जाकर सो जाती ना। फिर रिया कहती, मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ, तुम्हारे सोने के बाद ही सोऊंगी ना। और वो ये कहकर इतराने लगती है। सरान जब ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि रिया को उससे डर लग रहा है कि कहीं अगर वो उससे पहले सो गई तो वो उसके साथ कुछ गलत ना कर जाए। इसलिए सरान उसे डायरेक्टली कह भी देता है, तुम्हें डर लग रहा है ना कि अगर तुम सो गई तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे पहले सुलाना चाहती हो ताकि तुम आराम से सो सको। वैसे अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो वो कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम अपने हिस्से का प्यार कर चुके हो। जिस तरह मैं तुम्हें पसंद नहीं उसी तरह तुम भी मुझे पसंद नहीं। फिर सरान कहता है, मेरी पसंद भी तो बदल सकती है ना, वैसे क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? इस बात पर यह बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, सच में तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? ये कितनी अच्छी बात है। मैं भी कब से सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाए। अगर हमारी दोस्ती हो गई तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। और बेचारी रिया यही सारी बातें सोच सोच कर काफी खुश हो रही होती है। लेकिन तभी सरान उसके सारे मंसूबे पर पानी फेर देता है और कहता है, तुम कितनी भोली हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कोई दोस्त नहीं। हमारे बीच सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता नहीं चल सकता। और वो ये कहकर रिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर रिया पूरी तरह से डर जाती है कि कहीं सरान उसका फायदा ना उठा ले। लेकिन तभी सरान उसे कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कभी भी नहीं छूऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी लड़कियों के साथ जबरदस्ती नहीं करता और न ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हमारे बीच अगर वो सब होना होगा तो वो तुम्हारी मर्जी से होगा, इसलिए बेकार की बातें सोच सोच कर अपना दिमाग मत खाओ और जाकर सो जाओ। और सरान ये कहकर सोने के लिए चला जाता है। रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचती है कि सरान इतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसके बारे में सोचती है। अगली सुबह सरान जंगल में चौन के साथ मिलकर एक बंदे पर नजर रखता है, क्योंकि वही बंदा उसे डकैतों के ठिकाने पर ले जाने वाला होता है। इसलिए वो दिन रात उस पर कड़ी नजर रखता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। और उसे उस बंदे के जरिए से एक ठिकाने के बारे में पता चलता है और वो उस ठिकाने के बारे में और जानने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो बंदा बीच में ही कहीं गायब हो जाता है और उन लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाता। लेकिन उन्हें इतना पता चल जाता है कि इसी जंगल में डकैतों का ठिकाना है। दूसरी ओर डकैतों का सरदार फाई, जो एक तांत्रिक होता है और ब्लैक मैजिक में उसने पारंगत हासिल की होती है, और उसे अपनी तांत्रिक विद्या से पता चल जाता है कि पुलिस वालों को उनके अड्डे के बारे में पता चल गया है। इसलिए वो पुलिस वाला उनके गांव पर हमला करे उससे पहले उन लोगों को उन पुलिस वालों पर हमला करना होगा, खासकर सरान पर, क्योंकि वो सरान ही है जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अगर एक बार सरान हमारे रास्ते से हट गया तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और पुलिस वालों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं। इधर रिया को सरान की फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं वो किस हाल में होगा, इसलिए वो भगवान से प्रे करती है कि वो सही सलामत रहे। और बेचारी हर रोज यही दुआ मांग कर सो जाती है और अगली सुबह सरान के आने का इंतजार करती है। तभी सरान भी अपने काम से वापस आ जाता है। रिया जब सरान को सही सलामत देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो सरान जब रिया को उसकी इतनी फिक्र करते हुए देखता है तो वो उसे कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना? इस बात पर रिया बहाना बनाने लगती है और कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? तो सरान कहता है, अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती तो तुम मुझे इस तरह छूकर चेक नहीं करती कि मैं सही सलामत हूँ भी या नहीं। और सरान उसे फिर से टीज करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सरान जाकर मुखिया को सारी बात बताता है और उसे ये भी कहता है कि हमें उनके जगह के बारे में पता चल गया है, पर उनके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चला है, इसलिए हमें हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी उस जगह की जांच पड़ताल करने के लिए, तभी हम उस डाकुओं तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद सरान और रिया साथ में खाना खाते हैं, जहाँ
यहाँ पर सरान रिया से उसके बारे में पूछता है कि तुम अपनी बहनों से इतनी अलग क्यों हो? तुम्हारी बहनें इतनी स्टैंडर्ड और क्लासी लाइफ जी रही है, पर तुम इतनी सिंपल लाइफ क्यों जी रही हो? और यहाँ पर सरान रिया से बहुत ही अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगता है, क्योंकि अगर रिया अमीर खानदान की बेटी होती तो वो इस तरह मेडो वाले काम नहीं करती, बल्कि वो एक शानदार लाइफ जीती। और सरान को यही सारी बातें बहुत ही अजीब लगती है, तो रिया भी यहाँ पर अपना सच छुपाने के लिए सरान से झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, मेरी बहनें भी मुझसे बहुत ही प्यार करती है। और रही मेरे बाहर ना जाने की बात, तो मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ पार्टीज में नहीं जाती, बल्कि घर में रहकर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है। इस बात पर सरान कहता है, अगर ऐसी बात है तो अगली बार जब तुम्हारी फैमिली पार्टी में जाएगी और तुम किचन में बैठकर खाना बनाओगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ किचन में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। रिया जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और सरान को भी रिया की सादगी धीरे धीरे पसंद आने लगती है। उसके बाद वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं, तभी सरान की नजर सनफ्लावर पर पड़ती है, तो वो गाड़ी से उतर कर सनफ्लावर की बीज लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रिया भी उसकी हेल्प करती है। और यहाँ पर सरान डायरेक्टली वे में रिया को कह देता है कि वो उसके साथ अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है, अगर वो चाहे तो। रिया जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, और यहाँ पर ये दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत के तौर पर उस फ्लावर की बीज को अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि वो उस बीज को घर में रोप सके। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि दिया उन लोगों के घर के बगल वाले घर में रह रही है और अपने घर को रेनोवेट करवा रही है। सरान जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, तभी दिया के घर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो सरान दौड़ा हुआ दिया के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो दिया को मुसीबत में देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि दिया की उन मजदूरों से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे होते, जिस वजह से दिया उन लोगों पर बहुत ही चिल्ला रही होती है। तो सरान यहाँ पर दिया को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उन लोगों से ना उलझे, क्योंकि बाद में उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और वो यही सारी बातें कह कहकर दिया को समझा रहा होता है। और दिया इस मौके का फायदा उठाकर सरान के करीब जा जाकर रिया को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि सरान अभी भी उससे प्यार करता है और उसकी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है, जिसे देखकर रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोते हुए वहां से चली जाती है।